बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एनेस्थीसिया रिलेटेड और जो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कैटरेक्ट सर्जरी की। इसके बाद इस वीडियो में पढ़ते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ऑपरेशन के बाद जो है कैटरेक्ट सर्जरी का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद हमारे पास क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को आ सकती हैं। इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो अर्ली होती हैं जो और दूसरी जो है वो लेट होती हैं हमारे पास लेट लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले है एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस। एंडोफ्थेल्माइटिस होता है कि इन्फेक्शन जो है ना इंटरनल आई स्ट्रक्चर्स जो हैं उनका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है? तो ये हमारे पास क्यों हो सकता है कि जो है वो सर्जन जो है उसके हाथ पे या असिस्टेंट के हैंड पे कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, या हमारे पास जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं वो इन्फेक्टेड हैं, या एज अ होल जो ऑपरेशन थिएटर है उसका जो उसमें कोई एयरबॉर्न जो है वो ऑर्गेनिज्म है जिसके थ्रू इन्फेक्शन हो गया है। तो उसके ज़रिए हमारे पास इन्फेक्शन ट्रांसमिट होके एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है, आई के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसमें कंप्लेंट हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है हाइपोपायोन के साथ, ठीक है? हाइपोपायोन कहते हैं पस इन द एंटीरियर चेंबर, ठीक है? एंटीरियर चेंबर में पस होगी और ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हमारी सेटिंग में कि पेशेंट 2 दिन प्रेजेंट हुआ है, 2 दिन बाद कैटरेक्ट सर्जरी के कैटरेक्ट सर्जरी के 2 दिन बाद वो पस है उसके एंटीरियर चेंबर में, और बाकी जो है ना एंडोफ्थेल्माइटिस रिलेटेड जो है ना कंप्लेंट्स हैं उसकी। तो इसकी पिक्चर क्या होगी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ कि एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस में हमारे पास कैसे शो होगा। तो ये देखें आप, ये जो है एंटीरियर चेंबर में पस है, हाइपोपायोन इसको कहते हैं। और या ये भी देख लें, ये जो है हाइपोपायोन हमें नज़र आ रहा है, तो ये जो है ना एंडोफ्थेल्माइटिस होता है फिको सर्जरी के बाद, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसके बाद चलते हैं दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे पास कॉर्नियल एडीमा की। कॉर्नियल एडीमा होता है हमारे पास, कॉर्निया की 5 लेयर्स हैं। पहले एंडोथेलियम, फिर बोमेन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा आ जाती है, फिर ये ऑरेंज डेस्मंड मेम्ब्रेन और फिर ये आखिर में एंडोथेलियम। अब जो ये ख़ास हमारे पास इंक्रीज़्ड इसका चांस होता है इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन में, जिसमें आप लेंस को कैप्सूल समेत निकालते हैं और फिर बाद में एंटीरियर चेंबर जो है ना आई का, ये वाला जो एरिया आइरिस के आगे, इधर आप इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो आपने लेंस इम्प्लांट किया है वो जो है कॉर्निया की एंडोथेलियम जो है इनर मोस्ट लेयर जो है कॉर्निया की, ये पिंकिश जो लेयर है, इसको वो इरिटेट करता है, जिसकी वजह से जो है हमारे पास कॉर्नियल एडीमा हो जाता है। फिर आगे हमारे पास वूंड लीकेज हो सकती है। वूंड लीकेज हमारे पास 2 वजूहात की वजह से हो सकती है। आपने जब ये आई है स्ट्रक्चर, ये आपका प्यूपल आ गया, ये आइरिस और ये स्क्लेरा। आपने जब ये कॉर्नियोस्क्लेरल इंसिजन लगाई, तो जो उसकी बाद में सूचरिंग करते हैं, वो सूचरिंग इनएडिक्वेट थी। आप प्रॉपर तरह से उसकी सूचरिंग नहीं कर सके, जिसकी वजह से वुंड लीक हो गया। या दूसरी हमारे पास वजह हो सकती है कि इधर आपने सूचरिंग की है, तो आइरिस जो है, आइरिस बार-बार जाके लग रहा है आपका ये वुंड के अंदर। वुंड के अंदर बार-बार आइरिस टच करेगा, जिसकी वजह से वुंड लीकेज हो जाएगी। फिर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन होती है आइरिस प्रोलैप्स की, आइरिस टूट सकता है। ये कैसे ये होता है हमारे पास 2 वजूहात की 2 वजह से। एक तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है, वो रेज़ होता है। एंटीरियर चेंबर में आपके पास बहुत ज़्यादा इंट्राओक्यूलर लेंस अगर पड़ा हुआ है, तो उसने स्पेस पहले ही छोटा-सा होता है एंटीरियर चेंबर। अगर लेंस आ गया है, इसके अलावा जो है वो वुंड लीकेज दूसरा जो है ना हमारे पास रीज़न है जिसकी वजह से आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा तो वो आइरिस को पुश करेगा, जिसकी वजह से आइरिस टूट सकता है। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन आती है फ्लैट एंटीरियर चेंबर की। एंटीरियर चेंबर जो है आप आई का स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये आगे जो है ना कॉर्निया, ये एंटीरियर चेंबर में एक्वस ह्यूमर होता है, जिसकी वजह से ना ये जो है वो हल्का-सा बल्जिंग होता है कॉर्निया आगे को। अब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अगर इधर से आपका एक्वस ह्यूमर का लॉस हो गया है या आइरिस प्रोलैप्स कर गया है, तो इस वजह से आपके पास जो है वो फ्लैट हो जाएगा एंटीरियर चेंबर। ये ऐसे नज़र आएगा, कॉर्निया आगे को बल्ज नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर आती है सेकेंडरी ग्लाइकोमा की कॉम्प्लिकेशन के इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज़ हो जाता है। ये 2 रीज़न्स हैं इसकी, एक अर्ली स्टेज में है। अर्ली स्टेज में आपके पास इंक्रीज़ होता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर के, आपने जब इंसिजन लगाई थी, तो एक्वस ह्यूमर बाहर ना आ जाए, तो उससे बचने के लिए आपने एंटीरियर चेंबर के अंदर एक विस्को इलास्टिक सब्सटेंस डाली थी, ठीक है? तो वो सर्जरी के बाद आपको विस्को इलास्टिक सब्सटेंस को रिमूव करना होता है। विस्को इलास्टिक सब्सटेंस ने एक्वस ह्यूमर को कर देना गाढ़ा, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आएगा। तो अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया, तो वो रिटेन कर गया है एक्वस ह्यूमर के अंदर। तो वो अगर रिटेन कर जाए ना विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस, तो इससे हमारे पास इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज़ होगा और ग्लाइकोमा हो जाएगा। ये अर्ली हमारे पास स्टेज में है। लेट फेज़ में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते रहे हैं,
अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करता है तो उसकी भी एक कॉम्प्लिकेशन आती है कि वो उसको ग्लाकोमा डेवलप हो जाता है। अगली कॉम्प्लिकेशन आती है आपके पास कोरॉइडल डिटैचमेंट की। कोरॉइड होती है वास्कुलर लेयर, जो है ना सेंट्रल लेयर होती है आई बॉल की, और इसमें वेसल्स होती हैं। अब जो है आपके पास वुंड लीकेज की वजह से जो है ना कोरॉइड वो आपके पास डिटैच कर जाता है। इसके बाद अगला है इरिडोसिक्लाइटिस। इरिडोसिक्लाइटिस होता है इन्फेक्शन ऑफ द आइरिस। तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है आइरिस की, तो ये सारा वुंड लीकेज की वजह से, और या आपके पास एक्यूट एंडोफ्थल्माइटिस हो जाए उसके साथ एसोसिएट हो सकता है आइरिस की इन्फ्लेमेशन, जिसको इरिडोसिक्लाइटिस कहते हैं। और इन सब कॉजेज़ की वजह से, खासकर वुंड लीकेज की वजह से और कॉर्नियल एडिमा की वजह से या आइरिस के डिफेक्ट की वजह से आपके पास ब्लड जो है ना वो इंटीरियर चेंबर में आ जाता है, जिसको हाइफीमिया कहते हैं। ब्लड इन द एंटीरियर चेंबर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के। अगर इन्फेक्शन हो गया तो एक्यूट एंडोफ्थल्माइटिस, हाइपोपायोन होगा पस इन द एंटीरियर चेंबर, या हमारे पास कॉर्नियल एंडोथेलियम इरिटेट हो सकती है जिसकी वजह से कॉर्नियल एडिमा हो सकता है। ये इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा कॉमन है। फिर हमारे पास वुंड लीकेज हो सकती है कि अगर सुचरिंग सही नहीं हुई हमारे पास, या हमारे पास आइरिस जो है वो वुंड में आके लग रहा है, तो इसकी वजह से वुंड लीकेज हो सकती है। आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर और वुंड लीकेज की वजह से। एंटीरियर एक्वोसिमर लॉस हो गया जिसकी वजह से एंटीरियर चैम्बर फ्लैट हो गया, ग्लाकोमा डेवलप हो सकता है, तो ये सारी आप देख लें। इसके बाद अगली आती है हमारे पास लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है, अब उसके तकरीबन कुछ 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आपको क्या डेवलप हो सकता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्रॉनिक एंडोफ्थल्माइटिस है। इसमें क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज़म्स हैं वो कैप्सुलर बैग जो आपका बच जाता है, लेंस मैटर निकालने के बाद जो कैप्सुलर बैग है उसमें एंटर होते हैं और उधर क्रॉनिकली जो है ना वो इन्फेक्शन कॉज़ कर देते हैं आईबॉल स्ट्रक्चर का, जो क्रॉनिक एंडोफ्थल्माइटिस जिसे कहते हैं। फिर आपके पास फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस होता है। ये क्या होता है कि लेंस का जो मैटर है, ये लेंस है, इसमें लेंस प्रोटीन्स होते हैं। तो जब लेंस रप्चर करता है तो जो प्रोटीन्स हैं वो आपके पास एंटीरियर चैम्बर में आ जाते हैं। अब जब प्रोटीन्स जो होते हैं ना लेंस के, वो आम तौर पे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उससे हिडन होते हैं। लेकिन जब ये एक्सपोज़ होते हैं, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको फ़ॉरेन ऑर्गेनिज़्म की तरह लेता है कि ये तो है ही फ़ॉरेन मटीरियल, तो वो इसके खिलाफ जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो आइरिस, सिलरी बॉडी और लेंस पे जो है हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से ये यूवियाइटिस हो जाएगा, यूवियल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। यूवियल ट्रैक्ट में क्या आता है आपके पास, आइरिस, सिलरी बॉडी और पीछे कोरोइड, ये यूवियल ट्रैक्ट है, इसका इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि इधर एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो रिएक्शन चल रहा है। इसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है कॉर्नियल एडीमा की, डिकम्पेंसेशन। तो ये भी उसी वजह से होती है कि अगर आपने ये इंक्रीज्ड रिस्क इसका होता है इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में, कि अगर जो है वो आपने इंटीरियर चेंबर में लेंस डाला है, तो वो जो है एंडोथेलियम जो कॉर्निया की है उसको इरिटेट करेगा, और जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आएँगी कॉर्निया में और उसका एडीमा, कॉर्नियल एडीमा हो जाएगा। इसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा। मैक्युला य अब ये रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर जो है जिस पे लाइट फोकस होके इमेज बनती है। रेटिना जो है ना उसमें आपके पास 2 स्ट्रक्चर मेनली नज़र आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर ये ऐसा गोल-सा, इसमें से वेसल्स बाहर आ रही होती हैं, ये होती है ऑप्टिक डिस्क। और दूसरा एक इसके साथ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है, एक हल्का-सा धब्बा-सा ऐसा नज़र आ रहा होता है, इसको कहते हैं मैक्युला। ठीक है? ये वो है जिधर लाइट, ये वो पॉइंट होता है जिधर लाइट सबसे ज़्यादा फ़ोकस हो रही होती है, ठीक है? तो मैक्युला में का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट है ना मैक्युला का, उसको कहते हैं फोविया सेंट्रालिस, फोविया। तो अब इसके आस-पास होती हैं फोवियोलर कैपिलरीज़ होती हैं इस फोविया के अराउंड। तो फोवियल कैपिलरीज़ की परमिएबिलिटी जो है ना, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। कैपिलरी परमिएबिलिटी उन कैपिलरीज़ की जो फोविया को सप्लाई कर रही हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्युलर एडीमा, इस मैक्युला के अराउंड जो है ना हमारे पास एडिमेटस हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आती है हमारे पास। और रेटिनल डिटैचमेंट है। अब जो है वो इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन किया आपने, तो इधर से लेंस जो है वो सारा बाहर आ गया है। तो जो है इसकी वजह से जो है ना विट्रियस लॉस होगा। विट्रियस ह्यूमर ने इस सारे कंपार्टमेंट को एक स्ट्रक्चर में बंद किया होता है, यानी कि प्रेशर मेंटेन किया होता है। तो जब ये लीक होगा, तो फिर रेटिना जो है, रेटिना होती है ये ऑरेंज लेयर जो है ना, इनर मोस्ट लेयर, ये रेटिना की है। तो ये विट्रियस ह्यूमर हो गया लीक। तो अब ये जो है ना ये इसके साथ जो है कॉम्पैक्ट नहीं रहती, तो ये भी आगे को मूव करना शुरू हो जाता है रेटिना की लेयर। तो इसको ये रेटिनल डिटैचमेंट इसको कहते हैं, रेटिना डिटैच कर गया। इसके बाद आखिरी कॉम्प्लिकेशन होती है कि पोस्टीरियर कैप्सूल जो है ना लेंस का, ये लेंस है, ये एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल, इसकी ओपेसिफिकेशन हुई है, ये धुंधला हो जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं मेनली। सबसे पहली होती है प्राइमरी ओपेसिफिकेशन। प्राइमरी ओपेसिफिकेशन की जब आपने कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की थी तो लेंस मैटर को जो है आपने निकाला, लेकिन कुछ मैटर जो है ना पोस्टीरियर कैप्सूल, इसके अराउंड जो है ना कुछ लेंस का मैटर बच गया।
तो इस जो बचा हुआ मैटर है ना, इसने दोबारा जो है पोस्टीरियर कैप्सूल में ओपेसिफिकेशन करा दी। इस तरह की जो सब कैप्सूलर पोस्टीरियर सब कैप्सूलर प्लैक बन जाए ना इसको, तो उस टाइप को जो है ना ओपेसिफिकेशन को प्राइमरी ओपेसिफिकेशन कहते हैं। फिर दूसरी जो टाइप है पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफिकेशन की, वो होती है हमारे पास एल्शनिक्स पर्ल्स। ये क्या होते हैं हमारे पास कि जो है लेंस लेंस के सिर्फ एंटीरियर जो है कैप्सूल, इसके अंडर हमारे पास एपिथेलियम होती है। लेकिन अगर एपिथेलियम प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाए और ये जो है हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूल के अराउंड भी जो है ना, पोस्टीरियर कैप्सूल के अंडर भी ये एपिथेलियम बनना शुरू हो जाए, तो इस सिचुएशन में को हमारे पास कहते हैं एल्शनिक्स पर्ल्स। और ये बहुत कॉमन, एक्सट्रीमली कॉमन सिचुएशन है ऑल 50% ऑफ एडल्ट्स में, और हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन में ये हमारे पास लाजमी होती है, एल्शनिक पर्ल्स बनते हैं। ठीक है, फिर अगली है हमारे पास आखिरी जो टाइप है पोस्टीरियर कैप्सूल पैसिफिकेशन की, कैप्सूलर फाइब्रोसिस। कैप्सूलर फाइब्रोसिस होती है कि जो अब ये एपिथेलियम बन गई है पोस्टीरियर कैप्सूल के अंडर, तो इन इस एपिथेलियम का जो है ना हमारे पास मेटाप्लेजिया हो जाए, मेटाप्लेजिया ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल एपिथेलियम। ठीक है, तो अगर ये मेटाप्लेजिया हो जाए तो हमारे पास जो कैप्सूल है वो फाइब्रोज कर जाता है, उसकी फाइब्रोसिस हो जाती है, तो इसको कहते हैं कैप्सूलर फाइब्रोसिस। तो एक दफ़ा फिर देख लें लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के, क्रॉनिकली आपको एंडोफ्थल्माइटिस हो सकता है, जो अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके जा सकते हैं कैप्सूलर बैग के अंदर, यहाँ आपके पास फिको एंटीजेनिक यूवीआइटिस हो सकता है, जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आइरस सिलरी बॉडी या क्रोइड पे। फिर कॉर्नियल एडिमा एक कॉम्प्लिकेशन है, ये इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा होगी, जब आप एंटीरियर चैम्बर में लेंस डालेंगे वो कॉर्निया के एंडोथेलियम को इरिटेट करेगा, जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। फिर मैक्यूला के पोर्शन पे जो कैपिलरीज होती हैं उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मैक्यूलर एडिमा हो जाता है। फिर विट्रियस के लॉस होने की वजह से रेटिना जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहता और रेटिना आगे को आ जाता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। फिर पोस्टीरियर कैप्सूल पैसिफिकेशन है, अगर तो सिर्फ पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर कैप्सूल सब कैप्सूलर प्लैक है, वो उसने ओपेसिफाई कर दिया है पोस्टीरियर कैप्सूल को, तो प्राइमरी ओपेसिफिकेशन है। और अगर एपिथेलियम डेवलप हो गई है पोस्टीरियर कैप्सूल पे, तो ये एल्शनिक्स पर्ल्स हैं, और अगर जो है उस एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया हो गया है, तो ये कैप्सूलर फाइब्रोसिस है।